देखिए, तो ये सेशन जो है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, तो जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक इंटरेक्टिव नहीं रहेगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे अच्छे से। तो इसलिए यस और नो या फिर आप माइक ऑन करके अपना आंसर जरूर देना। ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है गेट एग्जाम के लिए। और अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छा स्कोर रैंक लाने के लिए ये सेक्शन आपको जरूर कवर करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट जैसे कि आप बताएं कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ है गेट 2022, तो उस एग्जाम में 65 में से 20 क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेट वो आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सेक्शन से ही आते हैं। इसलिए सेक्शन जो है काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और आप सभी लोग 8:30 पे, मतलब अब तो 9 ही होने वाला है टाइम, तो उस पे आप लोग आए हैं सब लोग, तो दैट मीन्स कि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी डेडिकेटेड हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज थोड़ी स्ट्रेंथ कम ही रहेगी इस लेक्चर में, क्योंकि काफी टाइम ज़्यादा हो गया, बट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, वो है हमारा मास बैलेंस। तो ये सबसे बेसिक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। और इसके बाद जो भी हम आगे कवर करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, उसमें ये जो बेसिक है इसका काफ़ी यूज होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो बेसिक्स के ऊपर रहेगी थोड़ा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज हम कवर करें स्टडी स्टेट मटेरियल बैलेंस। ये आपका गेट का सिलेबस है। सेक्शन 4 और 5 ये दोनों ही आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेक्शंस हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 4, इसमें आज हम कवर कर रहे हैं मटीरियल बैलेंस। इसके अलावा बाकी सारे सिलेबस भी हमें कवर करना है। ये आपका सेक्शन 5 का सिलेबस है, जिसमें बैच रिएक्टर और CSTR फेड बैच ये सब कुछ कवर करेंगे। इसके अलावा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कवर करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये पार्ट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, पहले से कम क्वेश्चन आते हैं। ये बुक्स है जो कि आप रेफर कर सकते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इसमें आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो आपकी है PM डोरा। सॉरी, हाँ, तो एक ही आपकी बुक हो गई PM डोरा। और इसके साथ PM डोरान के साथ कुछ ऐसे थ्योरी वाले सेक्शंस हैं जो कि आपके इंक्लूडेड है गेट के सिलेबस में। वो आपको मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये दो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको PM डोरान यूज करनी है। ठीक है, कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट है जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता भी होगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की आपका कितना जो है मास प्रेजेंट है और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन। बट कंसंट्रेशन की फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स में हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसपे सबसे बेसिक यूनिट होती है फॉर एग्जांपल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ये यूनिट है कंसंट्रेशन की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा आप में से कोई एक एग्जांपल बताइए कि इसके अलावा और क्या यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन की। जल्दी से आप लोग बताइए, चाहे मैसेज करके चाहे आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। कोई भी आप यूनिट बताइए कंसंट्रेशन की, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग आंसर करें। हाँ, एक आंसर आया है किलोग्राम पर लीटर। जी, किलोग्राम पर लीटर हो सकती है।
और कोई यूनिट बताना चाहेगा इसके अलावा, किलोग्राम पर लीटर के अलावा और क्या यूनिट हो सकती है? लेकिन जब तक मुझे आप लोगों का लेवल नहीं पता चलेगा तब तक हम उस लेवल पे जाकर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको पहले आंसर करना पड़ेगा कि आपको आता है नहीं आता। अगर जिनको नहीं पता है वो नो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और कोई यूनिट्स कोई बताना चाहेगा? बहुत सारी यूनिट है कंसंट्रेशन, ये तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है। इसके अलावा कोई यूनिट आपके माइंड में आ रही है जो कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है? मोल पर लीटर, एक और। वेरी गुड, गंगोत्री ने बहुत अच्छा आंसर किया, मोल पर लीटर। ये भी आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट है, और ये जो यूनिट है ये मोलैरिटी। वेरी गुड। ठीक है, तो यही आंसर मैं जानना चाह रहा था कि कौन मुझे बताए मोल पर लीटर। गंगोत्री जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी हो सकता है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ये जो कुछ टर्म्स हैं ये बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए है। तो कुछ होते हैं कंपाउंड्स जो कि जब हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एसिड हो गए HCl, तो ये क्या है, ब्रेक हो जाएगा और H+Cl- बना लेगा। उस केस में हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा ये कुछ बेसिक यूनिट है कंसंट्रेशन की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसके अलावा इस टाइप की बहुत सारी यूनिट आप फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम कुछ और यूनिट्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। समटाइम्स जो है कंसंट्रेशन आपको मिलेगी वेट बाय वेट परसेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में जहाँ पर आपको वेट बाय वेट परसेंट की फॉर्म में आपको कंसंट्रेशन गिवन है। ये ज़्यादातर DBT एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वे लोग वेट बाय वेट परसेंट ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जब भी आपको वेट बाय वेट परसेंट देखने के लिए मिले तो इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि आपके पास है 20% वेट बाय वेट आपको सॉल्यूशन गिवन, तो 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग है कि आपका 20 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होगा, 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, कितना प्रेजेंट है, 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये होती है वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 20/100। आपको पता है परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपका नीचे हम टोटल रखेंगे, टोटल हमारा 100 है। ठीक है, ऊपर जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसके ऊपर रखते हैं मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% वेट बाई वेट इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि ग्लूकोज का वेट 20 ग्राम है और टोटल वेट है 100 ग्राम। हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करने से आंसर मिल जाएगा। तो ये 20% वेट बाय वेट इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप लोगों को बताना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास लेट्स से 40% वेट बाय वेट फ्रक्टोज है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आप लोगों को मुझे बताना है कि कितना मिलीग्राम प्रेजेंट है, मिलीग्राम फ्रक्टोज इन हाउ मेनी मिलीग्राम सॉल्यूशन। जल्दी से आंसर करके बताइए, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करके बताइए, 40% वेट बाई वेट फ्रक्टोज का मीनिंग क्या है, कितना मिलीग्राम फ्रक्टोज प्रेजेंट है कितने मिलीग्राम सॉल्यूशन के अंदर, बताइए जरा। जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे आप गलत आंसर कीजिए चाहे आप सही आंसर, बट आपको आंसर करना है। आप चैट में कर सकते हैं,
या फिर आप माइक के थ्रू भी बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, कोई भी बताइए कि अगर 20% वेट बाय वेट जो मैंने आप लोगों को बताया उसका मतलब होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूशन है ग्लूकोज का 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो 40% वेट बाय वेट फ्रक्टोज किसके इक्वल होगा, कितना मिलीग्राम फ्रक्टोज होगा कितने मिलीग्राम सॉल्यूशन। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, लग रहा है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। चलिए एक इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 30% वेट बाय वेट, अगेन लेट्स से ग्लूकोज है, इसके लिए बताइए कि कितना ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है इन हाउ मेनी ग्राम सॉल्यूशन। बताइए जरा इस चीज को क्लियर कीजिए। इसको तो आप आंसर कर ही सकते हैं, ये तो बिल्कुल इसी तरीके से है सेम। इसको तो आंसर करके बताइए कि कितना ग्राम प्रेजेंट है ग्लूकोज कितने ग्राम सॉल्यूशन। हाँ जी अभी आया आंसर, मंजरी अग्रवाल एंड कृतिका का, कि 30 ग्राम प्रेजेंट है। आप लोग माइक ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। 30 मिलीग्राम ग्लूकोज एंड 30 ग्राम सोल्यूशन करके जो तो लोगों ने आंसर किया, तपन ने भी आंसर किया, और दिव्या ने बताया है 40 मिलीग्राम फ्रक्टोज इन 100 मिलीग्राम सोल्यूशन। वेरी गुड। तो जैसा आपने देखा 40 मिलीग्राम प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम सोल्यूशन। तो यूनिट में क्या है, सोनल आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखा 40, आपने क्या किया इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी ग्राम पे मिलीग्राम में, बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मिलीग्राम है तो ये भी मिलीग्राम, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपली 40 मिलीग्राम इन 100 मिलीग्राम सॉल्यूशन, हमेशा 100 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज, अगर आपको 40% लाना है तो 40/100 ही 40% हो सकता है। 40/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। अगर आप किसी को 1000 कर दें या इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो आपको ये देखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट इतना परसेंट इन इतना सॉल्यूशन। आई होप ये सभी, ये जो कॉन्सेप्ट है वेट बाय वेट परसेंट का सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज आप चैट में यस लिख सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे उसके बाद। तो अब इसी तरीके से जैसे वेट बाय वेट परसेंट है, इसी तरीके से एक आपका दूसरा यूनिट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, ये भी सेम ही टाइप का है, जैसे आपने वेट बाय वेट परसेंट देखा, सिमिलरली आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो बताएगा मुझे कि कितना ml परसेंट होगा, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल इन हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी आंसर करना चाहेगा इसको। 20 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। वेरी गुड, मंजरी ने बिल्कुल एकदम सही आंसर किया है। 20 ml इथेनॉल है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 1000 नहीं है मंजरी, ये 100 ml आएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक आपने कर दिया। 1000 नहीं है, परसेंटेज निकालेंगे तो 20/100 इंटू 100 करना होगा। ठीक है? तो आपने देखा यह है 20 ml इन 100 ml सॉल्यूशन, और ये है आपका वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो आई थिंक अब आपको वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कोई इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ फिर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ओके, देन हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसका मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग।
तो मैं समझूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से, ओ सॉरी, एमएल नहीं, इसको सेंटीमीटर की रहने देता है, इसको सेंटीमीटर क्यूब ही ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो गंगोत्री जी ने आंसर किया। वो ये मैंने यहाँ पर 42 मेंशन किया, 42%। हाँ, रितिका ने सही आंसर किया, 42 इन 100। वेरी गुड। ठीक है, तो ये है कंसंट्रेशन की कुछ यूनिट्स, वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, कुछ और यूनिट्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बट किसी और क्लास में, जैसे कि पीपीएम। ठीक है, पार्ट पर मिलियन होता है इसका मतलब। ठीक है, ये नंबर की तरह खेल रहा है, पार्ट पर मिलियन, बट इसको हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा एक यूनिट में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग खुद से फाइंड आउट करके बताइएगा। एक यूनिट होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक, और ये जो यूनिट है, इसमें आपको बताना होगा, इसको सर्च करिएगा कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पे कितना ग्राम प्रेजेंट होता है कितना एमएल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कितना ग्राम प्रेजेंट है कितने एमएल सॉल्यूशन के अंदर, ये आपको फाइंड आउट करना है खुद से, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इस नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बायो प्रोसेस के या फिर केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं तो मोल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, एक बार चैट में यस और नो करके आंसर कीजिए। उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्लीज नो में आंसर कीजिए, अदरवाइज मैं इसको फिर थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा। और अगर ज्यादातर बच्चों का नो आएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादातर बच्चों, 4-5 बच्चों ने आंसर किया यस में, काफी बच्चों को पता है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट तो जल्दी से एक बार ये भी आंसर कर दीजिए, आखिर 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से आप लोग ये भी आंसर कर दीजिए कि 1 मोल इक्वल्स टू हाउ मच, क्या होता है 1 मोल की वैल्यू क्या है। कोई भी एक स्टूडेंट जल्दी से आंसर कर दीजिए कि 1 मोल की वैल्यू क्या है। वेरी गुड, सोनल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 6.022 इंटू 10 to the power 23। वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उससे आप ही की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो ही आपको गेट एग्जाम में हेल्प करेगी अच्छा स्कोर लाने में। हिमालय ने भी एकदम सही आंसर किया है, रितिका ने भी एकदम सही आंसर किया, सही ने भी एकदम सही आंसर किया। 6.022 इंटू 10 to the power 23। जिन लोगों को ये वैल्यू नहीं पता है वो इसको बार बार बोलिए, जितना बोलेंगे उतना जल्दी ये वैल्यूज याद होंगे। तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आपको बताया जाता है नंबर ऑफ आयंस। ये जो नंबर है ये एक अमेजिंग नंबर है, क्योंकि अभी हम देखेंगे ये हमारी कैलकुलेशन को काफी इजी बना देता है। ठीक है, और बेसिकली यूज होता है कि मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, आइटम्स को काउंट करने के लिए और आयंस को काउंट करने के लिए, क्योंकि एक 1 ग्राम के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं किसी सब्सटेंस के। तो इसीलिए ये नंबर यूज किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमें पता है कि अगर आपसे कहा जाए 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1000 ग्राम एक स्मॉलर यूनिट है। इसी तरीके से ये भी एक नंबर है, उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 मोल से।
अब मैं थोड़ी सी नॉलेज आपकी और टेस्ट करूंगा और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 18 ग्राम वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फॉर CO2, और आपको बताना है कि 1 मोल CO2 का मास कितना होगा इन ग्राम्स। एक ये आपसे क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन है कि 360 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ये 3 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, ये 3 क्वेश्चन आप आंसर कर दीजिए। तो कुछ बच्चों ने आंसर किया भी है। पहले 1 मोल का आंसर आया, 2-3 लोगों ने इसका आंसर 1 मोल बताया है। फिर 44 ग्राम एक का आंसर आया है कि 44 ग्राम है। और कुछ लोग 1 मोल ग्लूकोज बोल रहे हैं, बट वो सही आंसर नहीं है। 1 मोल CO2 44 ग्राम, हाँ 2 मोल ग्लूकोज, वेरी गुड। एक का आंसर 2 मोल आया है। तो आप में से 4-5 लोग हैं जिन्हें मोल के कॉन्सेप्ट की नॉलेज काफी अच्छी है। गुड। तो आप लोगों ने देखा कि ये आपका 1 मोल है, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 44 ग्राम, और यहाँ पर बच्चों ने आंसर किया है कि ये 2 मोल्स है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफी 4-5 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लेते हैं, एक और भी ले लेते हैं इसका। मोल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये 18 ग्राम वाटर में कितना परसेंट था, 1 मोल प्रेजेंट था। तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल तब है जब 18 ग्राम वाटर है। तो आखिर 18 ग्राम में ऐसा क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, हमने 18 ग्राम ही क्यों लिया, दैट इज बिकॉज 18 ग्राम क्या है, 18 ग्राम आपका, सॉरी, दैट इज बिकॉज 18 ग्राम हमारा क्या है, ये इसका मोलर मास है। मोलर मास अगर आपको क्लियर नहीं है तो अभी आप इसको कंसिडर कीजिए मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 18। आप लोगों को पता होगा मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का जो मास है वो होता है 1, और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 है तो 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पे 1 एटम इसका, तो ये टोटल 18 यू आपकी होती है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो प्रोटीन वगैरह का जो मास है वो आपको किस में लिखा होता है, डाल्टन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम यू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 18 डाल्टन। ठीक है, अब डाल्टन क्या है और यू क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा 1 डाल्टन की वैल्यू क्या है। 1 डाल्टन इक्वल्स टू हाउ मच, किसी को भी पता है 1 डाल्टन की वैल्यू। ये सब मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ताकि मुझे आप लोगों का लेवल पता चल सके, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूँगा। किसी को भी 1 डाल्टन की वैल्यू पता है, 1 डाल्टन इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, एक आंसर आया, वेरी गुड। तो सोनल ने एकदम आंसर दिया है। तो 1 डाल्टन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये जो
आप वैल्यू देख रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये एक्चुअली मास है इसका, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोनों का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही अप्रोक्सीमेट न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि दोनों ही क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब बात करते हैं एटम की, ठीक है, थोड़ा बेसिक्स में जा रहा हूँ, बट ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसलिए बताइए वैल्यू मैंने। एटम जो होते हैं आपको पता है उसमें न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सभी को पता है। और एटम के अंदर आपको पता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें आपको प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। बट जो मास होता है एटम का, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास है। तो जो मास होता है एटम का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो दैट मीन्स कि जो मास है एटम का वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो -31 है। और इनका जो मास है जो कि मैंने आपको बताया कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg, तो ये 27 है, -31 है, काफी बड़ा डिफरेंस है, 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास इतना वैल्यू नहीं रखता है मास में। तो मास किसकी वजह से होता है, टन का सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। दोनों का मास अप्रोक्सीमेट सेम है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो उस एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका मास नंबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू है तो उसको एक नाम दिया है, उसका नाम है 1 डाल्टन। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन होती है इसकी कि जो C12 कार्बन है उसका 1/12 जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 1 डाल्टन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज 1 डाल्टन। तो इसीलिए आपको पता है कि कार्बन 12 C12 का मतलब क्या है, इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो इसीलिए इसका जो टोटल मास हो गया वो कितना हो गया, 12 डाल्टन। दैट्स ऑल। तो क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 डाल्टन है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 डाल्टन। ठीक, तो इसलिए आपको सिर्फ देखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16 का इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 80 सॉरी 16 डाल्टन। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। कैन वी से 1 डाल्टन and 1 U of mass are same? Yes, 1 डाल्टन और 1 U सेम ही है, वो एटॉमिक मास यूनिट है और ज्यादातर वाई केमिस्ट्री में डाल्टन वर्ड को यूज करते हैं। दोनों का वैल्यू सेम है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हो गया। अगर आपसे प्रॉपरली किलोग्राम यूनिट में मास पूछा जाएगा तो वो ये है। ठीक है, बट हम इसे सिंपली डाल्टन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 18 डाल्टन, या फिर 18 यू भी आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उससे रिप्रेजेंट करें। तो आपने देखा कि क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 डाल्टन है, तो हमने देखा कि अगर इतना ही जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है अगर उतना ही ग्राम, ठीक है, यहाँ पे यूनिट चेंज हो गई है, यहाँ पर हमने उतना ही ग्राम वाटर लिया है। ठीक है, पहले 18 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट था, बट इतने ही ग्राम अगर हम 18 ग्राम ही अगर हम ले लें वाटर को तो उसमें हमेशा 1 मोल ही प्रेजेंट होगा, यानी कि उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल। ये इसका कॉन्सेप्ट है मोल का। आई होप आपको समझ में आया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूछा आपसे कि 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, कितना ग्राम वेट होगा इसका। ठीक है,
तो क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मोल का बोला है तो हमें ये देखना होगा कि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। और अगर हम CO2 के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 इंटू 2, 16 टू 32 प्लस 12 and that will be equals to 44 ग्राम। ठीक है, तो सॉरी 44 डाल्टन। ये क्या है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है। बट अगर इसी को हम किस में लिखते हैं, ग्राम्स में लिख दें, 44 ग्राम, तो इस मास में हमेशा कितने मोल्स मिलेंगे आपको, 1 मोल ही मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है कि इससे हमें ये पता चलता है कि 1 मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मास जो है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होता है, बट इन ग्राम्स में। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास यहाँ पे मैंने दिया था आपको 360 ग्राम। ठीक है, इसमें मैंने आपसे पूछा कि इसके मोल्स कितने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ग्लूकोज के 1 मोल का मास कितना होता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C6H12O6। और अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 6, जो कि कार्बन क्या हो जाएगा, 6 कार्बन एटम का मास हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है और टोटल 12 है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 16। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 180। तो 180 डाल दो। तो ये जो 180 आया है ये क्या है, इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है। अब क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है तो इसको अगर हम ग्राम यूनिट्स में लिखें, इसमें लिखे ग्राम यूनिट्स में, तो इसमें हमेशा हमें कितने मोल्स मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमें मिलेगा अगर हम 180 ग्राम की बात करें। बट हमने यहाँ पे मास कितना दिया है, 360 ग्राम। और हमें पता चल गया है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 180 ग्राम प्रेजेंट होता है। तो अगर 1 मोल में 180 ग्राम है तो 360 में कितना होगा, तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 180 से। और आप सिंपली देख भी सकते हैं कि 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो होगा 360। तो अगर 180 में 1 मोल है तो 360 में कितना हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको मोल का क्लियर हो गया। तो सभी को अगर क्लियर हो गया है मोल का कॉन्सेप्ट तो एक बार चैट में लिख दीजिए कि आप सभी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है। 180 डाल्टन में कितने मोल्स होंगे, 180 डाल्टन मोल्स में 180 डाल्टन एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, सिंगल एक मॉलिक्यूल का मास है ग्लूकोज के 180 डाल्टन। मोल्स निकालेंगे तो फिर तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत ही 0.00 बहुत ही लॉन्ग वैल्यू आएगी। तो सभी लोगों ने यस लिखा जब तक गुड। तो ये था हमारा मोल का कॉन्सेप्ट जो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। आपको हमेशा याद रखना है कि मोल का कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल जो है उसका मास हमेशा उसके मॉलिक्यूलर वेट के मास के इक्वल होगा, बट इन ग्राम्स में। ठीक है, अब ये जो मास है 180 ग्राम, जो जिसको एक्चुअली हमने 180 डाल्टन से 180 ग्राम बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब उसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास। आज हम थोड़ा बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं, फिर हम जब मेन बायो प्रोसेस पाएंगे तो इन चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मोलर मास क्या है, ये जो हमने 180 ग्राम लिखा है, जिसको हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट से फॉर्म किया है, सिंपली डाल्टन की जगह पर ग्राम यूनिट्स में लिख करके, इसे ही हम बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर के मोलर मास की बात करें तो वाटर का मोलर मास कितना है, 18 ग्राम, क्योंकि 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और अगर इसको हम ग्राम यूनिट में लिख देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा।
CO2 का मोलर मास कितना है? CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम, क्योंकि 44 इसका मोलिकुलर वेट है, और अगर इसे हम ग्राम्स में लिख देंगे तो क्या हो जाए, इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। हमेशा याद रखिएगा, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि पर मोल का मतलब क्या होता है? पर मोल का मतलब होता है कि 1 मोल का। ठीक है, तो 1 मोल का मास कितना है? 180 ग्राम। ठीक है, बस इसको एक लिखने का तरीका है, मोलर मास को, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ग्राम पर मोल, जिस जो कि हमें बताता है कि 1 मोल का जो मास है दैट इज 180 ग्राम। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जिन बच्चों को ये फाइंड आउट करने में इशू आ रहा था कि 360 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ये एक्सप्लेन करने के बाद भी वो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि मोल का फॉर्मूला है, आप सभी लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो अगर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे मास कितना गिवन है? 360, तो ये हो गया 360 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वही उसका मोलर मास है, तो मॉलिक्यूलर वेट है ग्लूकोज का 180, और मोलर मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ग्राम पर मोल। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल आपका रह जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, ये मोल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का। देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन जाता है जो आप देखेंगे, कहीं पर फ्रैक्शन फाइंड आउट किया जाता है, कहीं पर परसेंटेज फाइंड आउट की जाती है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अब जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है? हम परसेंटेज टोटल कितने में से फाइंड आउट करते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। टोटल परसेंटेज कितना होता है किसी भी चीज का? 100, वेरी गुड। तो टोटल परसेंटेज होता है 100। अब ये बताइए कि टोटल फ्रैक्शन कितना होता है किसी चीज का? उसको 1 बोल रहे हैं, तो एकदम सही है, 1। फ्रैक्शन जो है वो 1 में से फाइंड आउट किया जाता है, और परसेंटेज 100 में से फाइंड आउट की जाती है। और आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई 100, और अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 100। ये सिंपल आप लॉजिक यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आप लोग को पता भी है। ओके, नाउ तो मोल फ्रैक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मतलब कि टोटल मोल्स में से उसका कितना फ्रैक्शन वो कैप्चर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल एक्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स ऊपर रखेंगे, और बाकी जितने भी मोल्स हैं उस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के, उन सबको नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से एक होता है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में सिंपली जैसा इसका नाम है,
इसमें आप जो कंपाउंड है उसका मास ऊपर रखेंगे और उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो उसी तरीके से मास फ्रैक्शन, बट वेट बाय वेट परसेंटेज इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 100 नहीं करें क्योंकि फ्रैक्शन है, ये इतना डिफरेंस है। एक होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन, जैसे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमने देखा था, जिसमें वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बस वॉल्यूम परसेंटेज में हमने मल्टीप्लाई 100 किया था, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे, इतना ही डिफरेंस है। अब हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे हम मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो जो सॉल्यूशन है वो किसका है, ग्लूकोज एंड वाटर का, with 360 grams sugar dissolved in 1 liter of water. Find the mole fraction, mass fraction and volume fraction. तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन फिर करेंगे। तो आप लोगों को 2 मिनट में दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है इसका, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें ग्लूकोज का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कि उसके कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब टोटल मोल्स में आपके दोनों के मोल्स आ जाएंगे, किस किस के, इसमें आपके मोल्स आ जाएंगे शुगर के यानी कि ग्लूकोज के, और प्लस वाटर के, इस दोनों के मोल्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तभी आप उन दोनों को ऐड करके टोटल मोल्स बता पाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज के मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि 360 ग्राम शुगर है यानी कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसको मास को यूज करके आपको ग्लूकोज के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और वाटर की मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास 1 लीटर वाटर है। तो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, 1 लीटर वॉल्यूम को यूज करके। जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज बताइए कि कितने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के। 360 ग्राम ग्लूकोज आपके पास, उसमें कितने मोल्स हैं ग्लूकोज के, तो कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी लोग ट्राई कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर मोटिव यही है कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आप पूछ पाएंगे अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप अभी पूछ पाएंगे। तो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, जो भी आपका आंसर आया उसको मेंशन कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट मुझे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉमन चैट में भी डाल सकते हैं अपना आंसर। अगर किसी का कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकता है। तो 3 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ग्लूकोज के, दैट इज 2, जो कि अभी हमने देखा भी था। यहाँ पर आपको गिवन है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज।
अगर 360 ग्राम ग्लूकोज है और उसके हमें मोल्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है। और जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 1 मोल जो है उसका मास हमेशा उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही होता है। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम, सॉरी 180 डाल्टन। बट क्योंकि हम यहाँ पर मोल्स के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डाल्टन की जगह ग्राम यूनिट में लिख देंगे। दैट इज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1 मोल जो ग्लूकोज है उसका मास कितना होगा, 180 ग्राम, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट होता है 180 डाल्टन। तो अगर आपको 1 मोल का मास पता चल गया है और आपसे पूछा जाए 360 ग्राम ग्लूकोज का मास कितना होगा, तो सिंपली आप डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करेंगे जब हम 360 को 180 से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। जिनको इसमें दिक्कत हो रही है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास आपको पता ही है 360 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है, 180। 180 ग्राम है, ग्राम पर मोल। ये भी जस्ट अभी पीछे किया था ये हमें, तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अब ये ग्लूकोज के मोल्स तो आपके पास आ गए हैं, दैट इज 2 मोल्स। नाउ अब हमें जो सेकंड चीज फाइंड आउट करनी है वो है वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो टोटल मोल्स में से ग्लूकोज के तो हमें पता चल गए कि 2 मोल्स हैं इसके। बट अभी हमें किसके चाहिए, अभी हमें वाटर के मोल्स और फाइंड आउट करने। तो जल्दी से वाटर के मोल्स फाइंड आउट कीजिए। क्या कोई बता सकता है आप में से कि वाटर के मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीवन, किसी को भी आइडिया है कि वाटर के मोल्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं? 1000/18, एक ने बोला है 1000/18। देखिए यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन दिया है दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर। बट जो हमने पीछे मोल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, डरने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आगे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये इजी होती चली जाएगी चीज आपके लिए। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ के लिए। तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम। बट वॉल्यूम और मोल का तो रिलेशन हमने देखा ही नहीं है। हमने रिलेशन देखा है मोल का उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ या फिर मोलर मास के साथ हमने उसका रिलेशन देखा। तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज ऑलवेज हैव 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें वाटर से हमें वाटर के मोल्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना होगा कि जो 1 लीटर वॉल्यूम है आखिर इसका मास कितना है। इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। एक बार हमें 1 लीटर वाटर का मास पता चल जाएगा तो फिर हम इससे मोल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि जो 1 लीटर होता है वाटर उसका मास होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या है, इसकी डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर लीटर। ये वाटर की डेंसिटी होती है। और वाटर की डेंसिटी से हमें नॉलेज मिल रही है कि 1 लीटर जो वॉल्यूम है, 1 लीटर जो वॉल्यूम है वाटर का, उसका मास 1 किलोग्राम है। ये इसकी डेंसिटी से हमें नॉलेज मिल रही है। तो अगर आप लोग को पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है तो आप इसका आंसर कर सकते थे। तो सिंपली 1 लीटर का मास कितना बताया मैंने, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि 1 लीटर का मास 1 किलोग्राम है, तो अब आपके पास मास आ गया है, तो अब हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है, मास है हमारे पास 1 kg वाटर है, 1 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का, जल्दी से कमेंट करके बताइए मोलर मास कितना है वाटर का। जल्दी से कमेंट करके बताइए मोलर मास कितना है वाटर का। 18। 18 तो है, बट यूनिट के साथ हमेशा आंसर बताइए, 18 ग्राम पर मोल।
हमेशा याद रखेंगे 18 ग्राम पर मोल। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो यूनिट को भी साथ में रखें। तो आपने देखा ये ग्राम है और ये क्या है, किलोग्राम है। तो सबसे पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जो किलोग्राम है इसमें जो के है इसका मतलब होता है 10⁻3। जहां भी आपको ये के का प्रीफिक्स दिख जाए तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है 10⁻3। इसी तरीके से सेंटीमीटर में जो सी होता है इसका मतलब होता है 10⁻3। मिलीमीटर में जो मिली है इसका मतलब होता है 10⁻3। माइक्रोमीटर में जो माइक्रो है इसका मतलब होता है 10⁻6। नैनो सेकंड है तो उसमें नैनो का मतलब होता है 10⁻9। ये आपको प्रैक्टिस से याद करनी है, ठीक है। तो किलोग्राम में के का मतलब होता है 10⁻3। तो अगर हमें के को हटाना है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 ग्राम। अब सिंपली आपका आ गया 10⁻3 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ से आप जो भी चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लीजिए। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 1000 डिवाइडेड बाई 18। जल्दी से आंसर कीजिए, 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। 1000 डिवाइडेड बाई 18, वेरी गुड, 55.55। कैलकुलेटर सभी लोग यूज कर रहे होंगे, मैंने आप लोगों को बोला था कैलकुलेटर जरूर रखिएगा अपने साथ में। तो 1000 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55.55। और ये मोल ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 55.55 मोल्स। ठीक है। आपको गेट एग्जाम में भी कैलकुलेटर मिलेगा, डिजिटल कैलकुलेटर मिलेगा। उसकी प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले कर लेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है। तो अब आपके पास वाटर के मोल्स भी आ गए हैं। वाटर के मोल्स कितने आ गए हैं, 55.55 मोल्स। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। तो अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 2 मोल्स डिवाइडेड बाई 55.55 प्लस 2, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा नीचे 57.55 मोल्स। ठीक है। ऊपर हमने सिर्फ ग्लूकोज के मोल्स रखे हैं और उसको डिवाइड हमने किससे किया है, जो टोटल मोल्स हैं सॉल्यूशन के। टोटल मोल सॉल्यूशन मतलब उसमें ग्लूकोज भी है और उसमें वाटर भी है, तो दोनों के ऐड करने हैं। ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 55.55, तो यहाँ से आपको आंसर मिल रहा होगा 0.036। ठीक है। तो अगर आपका आंसर 0.036 आ रहा है तो ये आपका सही आंसर है। कुछ लोग 0.034 क्यों लिख रहे हैं आप लोग, ओ सॉरी मैंने 55.55 से डिवाइड कर दी थी, 57.55, राइट। हाँ यहाँ पर आएगा 0.34, वेरी गुड, 0.347। तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। अगर इसी को अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि मोल परसेंटेज कितना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मोल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 347%। ठीक है। तो इस टाइप से ये आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जैसे हम करते रहेंगे कॉन्सेप्ट की बहुत इजी हो जाएगा। तो काफी लोगों के कॉन्सेप्ट काफी अच्छे क्लियर भी है। नाउ अब नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन, आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइए मास फ्रैक्शन कितना होगा। मास फ्रैक्शन के लिए आपको मास रखना है ग्लूकोज का ऊपर और डिवाइड कर देना है टोटल मास से। जल्दी से बताइए मास फ्रैक्शन कितना आएगा, मास फ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले बताइए कि मास फ्रैक्शन में ग्लूकोज का मास कितना लेना है हमें। मास फ्रैक्शन में ग्लूकोज का मास कितना लेना है, कितना मेंशन है ग्लूकोज का मास, जल्दी से बताइए चैट में। ग्लूकोज का मास कितना लेना है, 360, वेरी गुड। देखिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो 360 डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में टोटल मास चाहिए, टोटल मास में क्या है, ग्लूकोज का मास जो कि 360 ग्राम है और प्लस वाटर का मास। वाटर का मास कितना है जल्दी बताइए, 1 लीटर वाटर का मास कितना है,
कुछ बच्चों ने मास फ्रैक्शन ही फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड। तो प्लस 1000 का, ठीक है। तो 360 को सिंपली आपको डिवाइड करना है 1360 से, और आप लोग का आंसर आ होगा 0.264, वेरी गुड, 0.264। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100, दैट विल बी 26.4%। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हम मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उस केस में जो ग्लूकोज का जो परसेंटेज है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना है? 3.47%। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में है। लेकिन जब हमने मास के टर्म्स में देख रहे हैं, तो मास के टर्म्स में इसका परसेंटेज 26.4% है, ठीक है। तो नंबर भले ही कम है, क्योंकि ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका मास परसेंटेज ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंटेज। इस सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो वॉल्यूम ऐड करने से, मतलब दो सॉल्यूशन को ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और कभी कभी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, शुगर को अगर वाटर में डिजोल्व करें, तो शुगर को वाटर में डिजोल्व करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, या साल्ट आपने ऐड किया वाटर के अंदर, तो साल्ट को जैसे आप वाटर में ऐड करेंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं सॉल्ट के, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, वहां पर जाकर के फिट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं होता। तो वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये वॉल्यूम फ्रैक्शन वहां पर काम आएगा जहाँ पर दो डिफरेंट लिक्विड्स को हम मिक्स करें, ठीक है। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ये डीबीटी का क्वेश्चन है फ्रॉम 2014, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 1 ml of 250 microgram per ml solution of 10 kilodalton protein will be dash, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। हम आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल्स की कि एग्जाम का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरीके की प्रैक्टिस हम आप लोगों को करवाना चाहते हैं, और ये जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, उतना ही हमारा न्यूमेरिकल जो है पार्ट वो स्ट्रॉन्ग होता चलेगा, तो जो कि गेट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको अच्छे रैंक लाने के लिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 2 मिनट्स में आप लोगों को दे। अगर कोई एक्सप्लेन कर सके कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी बताना चाहे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, आप में से कितना लोगों को लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं? एक बार चैट में यस और नो में आंसर करना, लेकिन मैं उसको फिर उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। जल्दी से एक बार चैट में आंसर कीजिए कि आप में से कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं, या कितने लोगों को डिफिकल्टी आ रही है। अगर किसी को डिफिकल्टी है तो चैट में बताएं, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फिर इसका सॉल्यूशन। किसी को भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं चैट में, पोस्ट पे क्लिक करके, या आपको इसमें डाउट है कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 250 माइक्रोग्राम पर ml सॉल्यूशन ऑफ 10 किलो डाल्टन प्रोटीन। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, कि आखिर कितने मोल्स प्रेजेंट है। एक बार हमें मोल्स प्रेजेंट है पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम ये अपना फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं। क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को जितना बोलेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। तो एक आंसर आ भी गया है, चलिए देखते हैं कि क्या आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन का। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही मैंने आप लोगों को बताया अभी तक फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया, सिर्फ यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये एक तो टोटल मास चाहिए प्रोटीन का, कि टोटल मास कितना है प्रोटीन का, और दूसरा हमें चाहिए उसका मोलर मास। तो मोलर मास के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 10 किलो डाल्टन प्रोटीन। प्रोटीन का मास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो उन्होंने खुद से ही प्रोवाइड किया है, दैट इज 10 किलो डाल्टन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें के हटाना पड़ेगा, और के की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, के की वैल्यू क्या होती है 10⁻3। ठीक है, तो जैसे हम 10 की के को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 10⁻3 डाल्टन। अब ये आगे 10 की × 10⁻3 डाल्टन, इसको आप 10⁻4 डाल्टन भी लिख सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा, तो 3+1 3। नाउ अब ये तो है इसका मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आ गया है 10⁻4 डाल्टन। अब इसी को अगर हम किस में लिखते हैं, ग्राम पर मोल यूनिट में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रोटीन का मोलर मास हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट को सिंपली ग्राम पर मोल यूनिट में लिख देना है, और वो उसका मोलर मास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देख लिया, 10⁻4 डाल्टन, उसको लिख दिया हमने ग्राम पर मोल। तो मोलर मास तो आपके पास आ गया, दैट इज 10⁻4 ग्राम पर मोल। अब जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो है इसका मास, कि इसका मास कितना है। मास के लिए इसने क्या बताया, मास के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, 250 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, कंसेंट्रेशन प्रोवाइड किया एक्चुअली उसने, और इस कंसेंट्रेशन से ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पर ml का मतलब क्या होता है, 1 ml। ठीक है, पर का मतलब 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 ml। तो 1 ml सॉल्यूशन होगा ये, 1 ml सॉल्यूशन। 250 माइक्रोग्राम पर ml का मतलब हो गया कि आपका 250 माइक्रोग्राम मास प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में, 1 ml सॉल्यूशन में। अगर आपका 250 माइक्रोग्राम प्रेजेंट है प्रोटीन 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको टोटल सॉल्यूशन कितना गिवन है, 250 माइक्रोग्राम प्रोटीन आपका प्रेजेंट है किसमें, 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका 250 माइक्रोग्राम पर ml का। और आपको कितना दिया है, गिवन है सॉल्यूशन 1 ml। ठीक है, 1 ml ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी किसकी है, वो भी 1 ml की है। तो अगर एज पर दिस 1 ml में 250 माइक्रोग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है और सॉल्यूशन भी 1 ml ही है, तो सॉल्यूशन में टोटल प्रोटीन कितना हो गया, जरा एक बार मैसेज करके बताइए कि टोटल प्रोटीन कितना है इसके अंदर। ग्राम्स में बताइएगा, माइक्रोग्राम्स वगैरह यूज मत कीजिएगा, ग्राम्स में बताइएगा कि ग्राम्स में कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्राम यूनिट में। जल्दी से बताइए, कोई भी बताइए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है
कि 1 ml में 250 माइक्रोग्राम प्रेजेंट है और सॉल्यूशन में 1 लीटर है, 1 ml है सॉरी। तो ये 250 माइक्रोग्राम प्रोटीन आपका प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे एकदम सही आंसर आपने दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से हमें माइक्रो को हटाना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब मैंने भी आप लोग को बताया पीछे, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। के का मतलब था 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो अगर हम इस माइक्रो को हटाएंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम प्रोटीन। इतना प्रोटीन आपका प्रेजेंट है 1 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने बोला होता कि 2 ml सॉल्यूशन है तो फिर अगेन हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, क्योंकि एज पर दिस इंफॉर्मेशन 1 ml सॉल्यूशन में 250 माइक्रोग्राम है, तो 2 ml में कितना होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 500 माइक्रोग्राम। सिंपल। तो अब हमारे पास ये तो आ गया कि 1 ml सॉल्यूशन में इतना प्रोटीन है, तो टोटल मास हमारे पास आ गया, क्योंकि टोटल मास इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, दैट इज 250 इंटू 10⁻⁻⁶ ग्राम। सब कुछ आ गया है, मास आ गया है, मोल्स आ चुके हैं आपके पास। सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है, पहले ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर लीजिए। ये 10⁻+4 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब ये पर मोल है, तो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगा मोल। ठीक है, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर दूं कैलकुलेशन में तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कहीं। तो 250 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स आगे, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपके पास इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। हमेशा पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि 1 यूनिट में कितना है। आपको अगर किसी भी चीज के 1 यूनिट का वैल्यू पता होगा तो आप बाकी सबके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए 10 पेंसिल्स का, 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, तो आपको पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो हमेशा अपने आप से आंसर कीजिए कि 1 यूनिट का कितना। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे आंसर किया था कि 250 माइक्रोग्राम, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया 1 ml, तो सबसे, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 ml सॉल्यूशन दिया होता तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 ml में कितना प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको इतने मोल्स दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू 10⁻⁻10। ये तो आ गए आपके मोल्स, मल्टीप्लाई जो एक मोल में कितने थे, एक मोल में आपके 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 250 और 6.022 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1505.5। और अगर 10 की पावर को आप देखें तो ये 10 की पावर क्या है, -10। तो -10 ये है और ये प्लस की 23 है। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 23 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अब डेसिमल जो है आप देख सकते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि डेसिमल आप कहाँ लगाएं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है इसमें, वो है 1। ठीक है, तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हम कितने प्लेस आगे जा रहे हैं, हम यहाँ पर 3 प्लेसेस आगे जा रहे हैं। तो 3 प्लेसेस आगे जाएंगे तो जाएगा 1.505। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को, ये जो 1.505 है, इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं ये क्या है, 1.5 कर दिया, पहले था वो 1500, अब इसको हमने क्या कर दिया, 1.5 कर दिया। तो दैट मीन्स हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इंक्रीज करेंगे पावर को।
और कितना इंक्रीज करेंगे, जितना हमने इसको डिक्रीज किया है उतना ही हमें 10 की पावर को इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे हमने 3 प्लेसेस इसको डिक्रीज किया, तो हमें 3 प्लेसेस यहाँ पे इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगर आप किसी वैल्यू में किसी को भी 10 की पावर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी साइड डिक्रीज, किसी को भी एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 1.5055 इंटू 10 टू द पावर 16 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं सब कुछ क्या है, 10 की पावर 16 है, तो दैट मीन सबसे पहले आपको इसको 10 की पावर 16 में ही कन्वर्ट करना था, अदरवाइज आप ऑप्शन सही मार्क नहीं कर पाते इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को ही आपको 10 की पावर 16 करना था। बाकी क्राइटेरिया यही होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएं। अब ये बताइए कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया, एक बार जरूर चेक कर बताएं ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है नहीं हो गया। जितने भी लोग हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए, सब लोग एक बार आंसर कर दीजिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया। यस और नो में आंसर कर दीजिए। 3 लोगों का ही यस में आंसर आया, बाकी बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप अभी क्लियर नहीं करेंगे तो आगे आपको बहुत इशू होगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी सभी लोगों ने शायद यस बोल दिया है, तो वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से मोल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको मोल से कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई इशू आए। नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर पाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई इशू नहीं रहेगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी। तो ये क्लास में हम इतना कुछ कवर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बेसिक ही कवर कर रहे हैं। तो बायो प्रोसेस की अभी हम एक और क्लास लेंगे फ्री क्लासेस में, जहाँ पर हम मेन कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जो कि है मटेरियल बैलेंस। शायद आज की क्लास में मटेरियल बैलेंस कवर ना कर पाए। तो मोलैरिटी अब हम देख रहे हैं। मोलैरिटी भी आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को कि मोलैरिटी क्या है, आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में आंसर कर दिया था। तो मोलैरिटी आपका सिंपली होता है नंबर ऑफ मोल्स divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भी सॉल्यूशन है वो हमेशा किस में लिया जाएगा, वो हमेशा लीटर्स में ही लिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट में आपको रैंडमली कवर करा, इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसलिए इनको कवर करना जरूरी है। तो मोलैरिटी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में मेनली क्या होता है, मास, कितना मास है और कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये होती है कंसंट्रेशन। बट जब हम ये मास की जगह पे मोल्स देखें तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने मोल्स यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस वॉल्यूम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये आप लोगों को पता चल गया है कि मोल्स बाय वॉल्यूम इज मोलैरिटी। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना मोलर सॉल्यूशन है। मोलर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं डीबीटी एग्जाम में। ठीक है, कि सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, बताइए कितना मोलर है, क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मुझे लग रहा है नहीं है। एक बार आप लोग बता दीजिए अगर किसी को डाउट है, अगर नहीं है तो आप यस लिख दीजिए, तो इसका स्किप कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन है जो कि मोलैरिटी से रिलेटेड है। मोलैरिटी जैसा मैंने आपको बताया, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, उससे रिलेटेड ही ये आपका क्वेश्चन है, डीबीटी बाय 2015 में पूछा गया है। इसको आंसर कीजिए। चलिए एक बार अगर आप फाइंड आउट कीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको बताया गया है
how many gram of NaCl will be required to make 10 ml of 10 millimolar solution? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें आप इसका सॉल्यूशन ट्राई कर सकें, क्योंकि जब तक आप खुद से किसी क्वेश्चन को सबसे पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ पर आ रहा है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले खुद ही ट्राई करना चाहिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो जल्दी से इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चों ने आंसर किया है, चलिए देखते हैं आप लोग का आंसर सही है या नहीं है। वैसे तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 ml ऑफ 1 माइक्रोमोलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो भी चीजें गिवन है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, अमाउंट बताना है, यहाँ पर मास पूछा गया है। ठीक है, ml, ml वॉल्यूम की यूनिट आप लोगों को पता ही होगा, तो दैट मीन्स ये सॉल्यूशन दिया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है। माइक्रोमोलर, माइक्रोमोलर मतलब कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, मोलरिटी की टर्म्स में। और ये उसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है। सब कुछ आपके पास है। ठीक है, तो क्योंकि मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू, क्या मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया सभी को। अब इस फॉर्मूले में ये जो मोलैरिटी है, यस सर, हाँ, तो इस फॉर्मूले में जो मोलैरिटी है ये आपको कितना गिवन है, 1 माइक्रो मोल। ठीक है, तो माइक्रो मोल है, अगेन मैंने आपको बताया था कि जब माइक्रो वर्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻⁶। हमेशा याद रखना है कि जब भी माइक्रो को हटाया जाएगा तो उसकी जगह पर आएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और ये साथ में 1 है मल्टीप्लाई में, तो सिंपली हम इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁶ मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि कितने हैं, तो उसके लिए हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। और मोल्स का फॉर्मूला अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला हमने पीछे डिस्कस किया। देन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कितना दिया है, टू प्रिपेयर 5 ml सॉल्यूशन। तो 5 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो 5 ml है, बट हमें किसमें चाहिए, लीटर्स में चाहिए। तो लीटर के साथ यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, मिली की।
तो मिली का मतलब कितना होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। तो अगर हम इस मिली को हटाएंगे तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ लीटर। क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ पर मास तो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड। इसके अलावा बस हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास हमें कैसे पता चलेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोलर मास आपका मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, बट इन ग्राम पर मोल यूनिट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी गिवन है प्रोटीन का, दैट इज 25 किलो डाल्टन। यहाँ से अगेन किलो हटाना पड़ेगा, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 × 10⁻³ डाल्टन। फाइन। अब ये आपने फाइंड आउट कर लिया 10⁻³ डाल्टन। अब इसी को हमें सिंपली किस में लिख देना है, इसको हमें लिख देना है ग्राम पर मोल यूनिट्स में, ग्राम पर मोल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है। सिंपली मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया, उसको ग्राम पर मोल यूनिट में लिख दिया। देन अब हमें क्या करना है कि अब हमें सिंपली यहाँ से मास फाइंड आउट कर लेना है। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास इक्वल्स टू, ये आपका इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो जगह 5 × 10⁻³ लीटर इंटू 10⁻⁻6, और ये जो मोल है इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई, और ये मोलर मास की यहाँ मल्टीप्लाई में ही जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास कितना है, ये 25 × 10⁻³ ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, और क्या यूनिट बच रही है, ग्राम। ग्राम आपको पता है किसकी यूनिट होती है, मास की, और हम फाइंड भी क्या कर रहे हैं, मास ही फाइंड आउट कर रहे हैं। यूनिट मैं इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हम करते हैं वो होता है कि हम किसी दूसरी यूनिट में हम कैलकुलेशन कर देते हैं, और दूसरी यूनिट में कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो इसलिए यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, वो तभी आप रख पाएंगे जब आप उसको साथ में लिखेंगे। तो सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए और सिर्फ वही यूनिट रहनी चाहिए जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो सिंपली अब बस आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत से बच्चों ने तो कर भी लिया है कैलकुलेट। तो ये आपका कितना रहा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और 25 × 5 अगर आप करेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू 125 × 10⁻⁻6 ग्राम, ठीक है। सभी लोगों ने, हाँ कुछ लोगों ने आंसर किया है। अब ये जो 10⁻, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इन्होंने माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ठीक है, ये माइक्रो, और यहाँ पर भी माइक्रो। सो दैट मीन्स कि इसे हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये क्या है 10⁻⁻6। तो मैंने अभी आप लोगों को काफी एक्सप्लेन किया कि जो मिली होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सी का मतलब 10⁻², डेसीमीटर, डेसीमीटर में डी का मतलब होता है 10⁻⁻1, मिली का मतलब है 10⁻3, माइक्रो में माइक्रो का मतलब है 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9, पीको का मतलब 10⁻12, फिर फेमटो का मतलब 10⁻15। इतना ज्यादा ये आपको जरूरत नहीं है वैसे। तो ये 10⁻6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं माइक्रो लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 125 माइक्रोग्राम। ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे जितना आप मेरे को प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सीख पाएंगे, और एग्जाम में फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कोई भी न्यूमेरिकल देखने को, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स था हमने वो कवर किया है। मोल का कॉन्सेप्ट समझा, कंसंट्रेशन के कुछ यूनिट समझ लिए, मोलारिटी का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और
अब हम आ गए हैं बायो प्रोसेस में, थोड़ा और एक स्टेप अंदर आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स तो वैसे और भी है जो हमें कवर करना है, बट उसे हम तभी कवर करेंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जो है देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो स्टार्ट करने से पहले, बिल्कुल बायो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, अब हम थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बेसिक देखेंगे जो कि आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का वो है सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है सिस्टम? सिस्टम आपका वो कोई भी आपका सब मतलब ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसकी भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। अगर आप कोई रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका सिस्टम है। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल आप अर्थ को स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ आपका सिस्टम है। आप गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हैं तो गैलेक्सी आपके लिए सिस्टम है। आप किसी मॉलिक्यूल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपका सिस्टम है। दैट मीन्स जिस भी चीज को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, वो क्या है, सिस्टम कहलाता है, ठीक है, सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैब में कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ये आपका यहाँ पर क्या है, सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास बाकी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, इसकी सराउंडिंग, ठीक है। आसपास बाकी जितने भी चीजें हैं, टेस्ट ट्यूब को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपकी लैब हो, चाहे अर्थ है, चाहे यूनिवर्स है, गैलेक्सी, सब कुछ, इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ के बाकी जितने भी चीजें हैं यूनिवर्स में वो क्या है, वो इस सिस्टम की सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अच्छा इससे पहले हम एक सिस्टम बाउंड्री भी देख लेते हैं, जो सिस्टम और सिस्टम की सराउंडिंग को अलग करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। अब ये जो सिस्टम बाउंड्री है वो जरूरी नहीं है कि वो कोई फिजिकल हो बाउंड्री, ठीक है, वो इमेजिनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप गैसेस, अगर आपका जो सिस्टम है वो गैसेस है तो गैसेस की एज सच कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ठीक है, बट आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपके कोई गैस आपने कोई कंसिडर की है, उसको आप स्टडी करें, तो उसकी कोई ऐसा फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बट आपने इमेजिनरी एक बाउंड्री वहाँ पे कंसिडर की है। तो ये आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है सिस्टम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या जो सराउंडिंग है वो सिस्टम को अफेक्ट करती है या नहीं करती है? यस और नो में जल्दी से आंसर दीजिए चाहती, क्या सराउंडिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है या नहीं करती है? तो आप सभी लोग यस में आंसर कर रहे हैं, गुड। तो अभी तक किसी ने नो में आंसर नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली सराउंडिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक हम बायोटेक के स्टूडेंट के बायोटेक का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग लैब में कोई सेल कल्चर उसको ग्रो कराते हैं, ठीक है। जब हम किसी सेल कल्चर को ग्रो कराते हैं तो हम उसे कहाँ पर रखते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट में हम इसको रखते हैं सेल कल्चर ग्रो कराने के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सेल कल्चर को ग्रो कराने के लिए? जब आपने कोई पैकेट पे या ब्रॉड मीडिया कुछ बनाया, उसमें मैनिपुलेट किया, उसके बाद आप उसे कहाँ रखेंगे? ओवरनाइट रखते हैं, जो भी कल्चर है उसको ग्रो करने के लिए, तो उसे ओवरनाइट कहाँ पर रखा जाता है? एक आंसर आ रहा है CO2 इंक्यूबेटर, ठीक है, इंक्यूबेटर, वेरी गुड। तो इंक्यूबेटर में रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं इंक्यूबेटर में? ऐसा क्या है जो कि सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है? जल्दी से बताइए, इंक्यूबेटर में हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि उसको हेल्प कर रहा है? यहाँ पर एक ने लिखा है हीट, और कोई बताना चाहेगा कि इंक्यूबेटर में टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। इसके साथ साथ हम जो CO2 है, जैसे किसी में होता है CO2 इंक्यूबेटर, तो वहाँ पर अगर कुछ कल्चर है जिनको CO2 भी, जैसे एनिमल सेल कल्चर है मेनली, तो एनिमल सेल कल्चर में CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पीएच भी मेंटेन करती है, ठीक है, याद रखिएगा, CO2 पीएच भी मेंटेन करने में हेल्प करती है।
तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी चाहिए अगर एरोबिक कल्चर है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेनली जो सेल जिसको हम ग्रो कराना चाह रहे हैं उसकी सराउंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो सेल कल्चर सराउंडिंग से अफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर हमने इसलिए मेंटेन किया क्योंकि अगर उसको हम बाहर रख देते तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता था। तो ताकि जो टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट ना हो, इसीलिए हमने उसको इंक्यूबेटर में रखा ताकि वो एक फिक्स टेम्परेचर में रहे। तो हमने क्या किया, उसकी सराउंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि सराउंडिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी सराउंडिंग कैसी है, जहाँ पर हम अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी हमें मॉनिटर करना ज़रूरी है। गुड। तो यहाँ से आपको पता चला कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपके सिस्टम को छोड़ के आपके सराउंडिंग में जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो क्या है, वो उसका सराउंडिंग। यूनिवर्स में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी सराउंडिंग है, इसलिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेक्स यूनिवर्स। नाउ अब आते हैं थोड़ा काम की बातों पे, जो कि जरूरी है हमारे लिए। ये तो बहुत ही बेसिक वाली चीजें आप लोग को पता भी था। अब हम देखेंगे टाइप्स, आखिर सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसकी फिजिकल बाउंड्री होगी और वो हर जगह से क्लोज होगा। जैसे कि बायो प्रोसेस का अगर हम एग्जांपल लें तो क्लोज सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल दैट इज बैच रिएक्टर। बैच आप सभी लोगों को पता है बैच रिएक्टर के बारे में, यस और नो, जल्दी से बताइए। बैच रिएक्टर आप में से कितने लोगों को पता है बैच रिएक्टर? रिएक्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए सभी ने? दो तीन लोग बता रहे हैं, यस। तो बैच रिएक्टर जहाँ पर आप बायो प्रोसेस में किसी भी चीज, जहाँ पर आप प्रोडक्ट की सिंथेसिस कराना चाह रहे हैं लार्ज स्केल पे, दैट इज बैच रिएक्टर। और बैच रिएक्टर जो है वो क्लोज होता है, वहां पर कोई भी ओपनिंग नहीं होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना ही बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती है और ना ही अंदर से कोई चीज बाहर जा सकती है। दैट मीन्स मास इन अलाउड नहीं है और मास आउट भी अलाउड नहीं है। तो मास का एक्सचेंज जहां पर अलाउड नहीं होता है, इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो बैच रिएक्टर एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ओपन सिस्टम। बट ओपन सिस्टम में जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या बैच रिएक्टर जो कि क्लोज सिस्टम है वहां पर मास का एक्सचेंज तो अलाउड नहीं है, बट क्या एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है, यस और नो? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या एनर्जी एक्सचेंज अलाउड होता है क्लोज रिएक्टर में या नहीं? यस और नो में आंसर कीजिए, कोई भी आंसर कीजिए। आए आता हो आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो भी, बट आंसर जरूर कीजिए। सभी लोग आंसर जरूर करें। तो कुछ आंसर आ रहे हैं यस, एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है। तो बैच रिएक्टर में एनर्जी एक्सचेंज अलाउड होता है, ऑल्दो ये क्लोज सिस्टम है बट एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो वॉल्स हैं किसके हैं, मेटल्स के हैं। अब क्योंकि ये मेटल्स के वॉल्स है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आप लोग को पता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बचपन से हम इस लाइन को बोलते हुए आ रहे हैं। तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर हैं, तो अगर जैसे कि सेल की ग्रोथ होने से क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है। तो वो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसको यहाँ पर हम एक कूलिंग जैकेट लगाते हैं जिसमें कोल्ड वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट मीन्स कि जो कोल्ड वाटर है ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा रिएक्टर के अंदर से, ठीक है। और ये किसके थ्रू होकर के जा रही है, इस मेटल वाल्स के अक्रॉस होकर मूव कर रही है हीट, ठीक है। तो क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सो दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है बैच रिएक्टर में, ठीक है। तो ऑल्दो क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज तो अलाउड नहीं होता, बट एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड। एनर्जी एक्सचेंज पे यहाँ पे कोई भी रोक नहीं, एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे अलाउड है। देन नेक्स्ट आता है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसा इसका नाम है, इसकी फिजिकल बाउंड्री कहीं ना कहीं से ओपन होगी, इस टाइप के सिस्टम पर ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ओपन सिस्टम है,
ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में एक मास इन भी होगा और मास आउट भी होगा, दैट मीन्स मास एक्सचेंज इज फुली अलाउड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है CSTR, कंटिन्यूअस स्टीयर टैंक रिएक्टर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम 5 मिनट और चलाएंगे इस क्लास को 10:30 तक, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो CSTR में मास इन भी अलाउड है और मास आउट भी अलाउड है, दैट मीन्स मास का एक्सचेंज अलाउड है। अब क्योंकि इसकी तो फिजिकल बाउंड्री ही ओपन है, तो यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज भी अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी भी अंदर आ जा सकती है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी प्लस मास दोनों का एक्सचेंज अलाउड होता है। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। अभी 2 सिस्टम और हैं, उनको अभी हमें वो देखना है। इसमें इसके बाद आता हमारा इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम आपके कौन से सिस्टम होते हैं, जहां पर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज अलाउड हो, मास का एक्सचेंज, ओ सॉरी, जहां पर एनर्जी एक्सचेंज अलाउड ना हो, नॉट अलाउड। क्यों, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसुलेटेड वॉल्स, इंसुलेटेड वॉल्स, थर्मल कुकर वगैरह होते हैं, वहां पर इंसुलेटेड वॉल्स का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी बाहर ना जा सके। ठीक है, तो एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कि एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, फैट बैच इंसुलेटेड सिस्टम नहीं है, वहां पे मास का इन भी हो रहा है ना, तो मास तो एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग से, मास इन हो रहा है, तो फैट बैच आपका ओपन सिस्टम ही रहेगा। इसके बाद जो लास्ट है, अभी मैं सबको इरेज कर रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, लास्ट हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट किससे, क्या है, उसकी सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ उसका कोई एक्सचेंज हो सके, तो इस टाइप का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो आपका ओपन सिस्टम है उसका जस्ट अपोजिट है आइसोलेटेड सिस्टम, और क्लोज सिस्टम का जो जस्ट अपोजिट है दैट इज इंसुलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक है, जैसे क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं था बट एनर्जी एक्सचेंज अलाउड था, तो उसका रिवर्स हो गया इंसुलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज अलाउड नहीं बट मास का एक्सचेंज अलाउड है। फिर आया आपने देखा ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अलाउड था, बट आइसोलेटेड सिस्टम जो है जहाँ पर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज अलाउड नहीं है। क्लियर, तो काफी लेट हो गया है बट आप लोग अभी भी रुके हुए तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता था आज इस टाइम इतनी नहीं रहे, क्योंकि काफी लेट हो गया है क्लास में, बट इसी से पता चला है कि आप गेट के लिए काफी मोटिवेटेड हैं। अब ये क्वेश्चन है जो कि सिस्टम से रिलेटेड ही आया था, डीबीटी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अभी गेट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें देखिए क्या है, ए सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट ऑफ मास इज कॉल्ड अ डैश सिस्टम। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए और उसके बाद हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। आप जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऐसा सिस्टम जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है बट मास का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, ये किस टाइप का सिस्टम है। फ्लो सिस्टम, फ्लो सिस्टम में आपका मास का, हाँ गुड, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फ्लो सिस्टम। एक्सचेंज जहाँ पर एनर्जी का, जैसे हमने बैच रिएक्टर में देखा था, बैच रिएक्टर में एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है बट मास का एक्सचेंज वहाँ पर नहीं हो रहा था बैच रिएक्टर में, क्योंकि वॉल्स कंप्लीटली क्लोज थी, तो इसलिए वहाँ पर मास का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था बट एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड है। तो ये आपका फ्लो सिस्टम है। आप लोगों ने देखा इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम जो भी आपको कवर कराएंगे वो आपका एग्जाम से रिलेटेड ही है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ठीक है, बट लग सकता है पढ़ाते टाइम काफी बेसिक हो रहा है बट इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास, तो आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है और कल आपकी एक और क्लास होगी, स्केड्यूल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही शेयर कर दिया है।
जहाँ से आप देख सकते हो नेक्स्ट क्लास की शायद इम्यूनोलॉजी की है, तो आपकी क्लास कल रहेगी इम्यूनोलॉजी की। टाइमिंग्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पर और लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम सभी को, वेलकम। तो सभी को गुड नाइट। चलिए, बाय बाय।